हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज के लेक्चर में हम बीए सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इन इंडिया, उसका टॉपिक लेंगे। जो विकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन जो पेपर है, उसमें हम आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत पढ़ते हैं कि किस प्रकार से कोई भी देश में आर्थिक विकास या आर्थिक प्रगति होती है। तो जो सबसे पहली थ्योरी हम पढ़ रहे हैं या जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रोस्टोव की आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं, रोस्टोव स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रोफेसर रोस्टोव जो थे, उनका पूरा नाम W. रोस्टोव है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ 1960 में। उसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि जो किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया है उसको 5 अवस्थाओं में या 5 स्टेजेस में बांटा जा सकता है। सबसे पहली स्टेज होती है परंपरागत समाज या ट्रेडिशनल सोसाइटी। दूसरी अवस्था है उत्कर्ष की पूर्व स्थितियों की अवस्था, द प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ। थर्ड स्टेज होती है उत्कर्ष की अवस्था, द टेक ऑफ स्टेज। फोर्थ है परिपक्वता की ओर अग्रसर अवस्था, ड्राइव टू मैच्योरिटी। और नेक्स्ट स्टेज है अत्यधिक उपभोग की अवस्था या द एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। तो इस प्रकार से किसी भी देश में जो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया है वो इन 5 फेजेस से होकर गुजरती है, तब उस देश में आर्थिक वृद्धि होती है। तो अब ये स्टेजेस क्या क्या हैं, इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो स्टेज है वो हम देखते हैं परंपरागत समाज या फिर द ट्रेडिशनल सोसाइटी। परंपरागत समाज क्या होता है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऐसी समाज या ऐसी सोसाइटी जहाँ पर एकदम जो बैकवर्ड हो, या परंपरागत सोसाइटी हमारी वो होती है जो हमारी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होती है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी होती है, जहाँ पर मेजर ऑक्यूपेशन लोगों का सिर्फ एग्रीकल्चर ही होता है, सिर्फ कृषि ही होती है। और कृषि भी किस तरीके से की जाती है? केवल सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए की जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि खुद के उपयोग के लिए कृषि की जाती है। जो भी कृषि की जा रही है उसका कोई भी हिस्सा जो है बाहर बेचा नहीं जाता या मार्केट में उसको बेचा नहीं जाता है। तो इस प्रकार की सोसाइटी में एग्रीकल्चरल जो है केवल सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। दूसरी स्पेशल फीचर परंपरागत समाज क्या क्या होता है कि इसमें जो पूंजी का स्टॉक होता है उसकी मात्रा बहुत ही सीमित होती है, अर्थात पूंजी की मात्रा बहुत कम होती है। और जो लेबर होता है या जो श्रम होता है वो भी बहुत लो क्वालिटी का है, जिसके कारण से उसकी उत्पादकता जो है बहुत कम होती है। हमने देखा था कि मुख्य रूप से 2 तरीके के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उत्पादन के साधन होते हैं। एक तो होता है श्रम, एक होता है पूंजी। पूंजी या जो कैपिटल स्टॉक है वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, उसका अभाव होता है, और जो श्रम है वो भी उसकी उत्पादकता भी बहुत ही कम होती है। तीसरी मुख्य विशेषता परंपरागत समाज की है कि यहाँ पर जैसा कि अभी हमने देखा, जो भी उत्पादन किया जाता है, कृषिगत उत्पादन होता है, वो केवल और केवल खुद के उपभोग के लिए होता है। उसका कुछ भी हिस्सा बचता नहीं है या फिर उसको घरेलू बाज़ार में या फिर बाहर के बाज़ार में बेचा नहीं जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये जो मुख्य विशेषताएं किसी भी परंपरागत समाज की होती है। ये विशेषताएं के कारण कोई भी जो देश होता है वो इनिशियली ऐसी अवस्था में एक ट्रेडिशनल सोसाइटी की स्टेज में होता है, आर्थिक वृद्धि से पहले की अवस्था है ये। फिर आती है दूसरी स्टेज जिसे हम कहते हैं उत्कर्ष की पूर्व स्थितियाँ, प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, अर्थात कि जब कोई देश आर्थिक वृद्धि के पथ पर अग्रसर होता है तो कौन कौन सी ऐसी स्थितियां होती है जो वहाँ पर आर्थिक प्रगति या आर्थिक वृद्धि लाती है, कौन कौन सी ऐसी प्री कंडीशंस या कौन सी पूर्व स्थितियां मौजूद होती हैं जिसके कारण
टेक ऑफ आता है। टेक ऑफ का मतलब एकदम से वृद्धि की दिशा में मूव करना। तो उत्कर्ष की पूर्व स्थितियाँ जो हमारा सेकंड फेज़ है उसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले तो कंडीशन है कि यहाँ पर जो भी कृषि होती है वो ज़्यादा मैकेनाइज्ड होती है और आउटपुट जो है दैट इज़ ट्रेडेड। अर्थात परंपरागत समाज में जहाँ पर हम एकदम बेसिक तरीके से कृषि कर रहे थे, एकदम परंपरागत तरीके से खेती की जा रही थी, अब खेती में कुछ कुछ मशीनों का उपयोग होने लगता है, जैसे कि ट्रैक्टर्स का यूज़ हो रहा है या कुएं खोदने के लिए मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार की मशीनों के उपयोग करने से एक तो श्रम की उत्पादकता बढ़ती है, दूसरा जो उत्पादन होता है, कुल उत्पादन हो रहा है वो भी पहले की अपेक्षा ज़्यादा होता है, जिसके कारण उत्पादन का हिस्सा खुद के उपभोग के बाद भी बच जाता है और उसको बाज़ार में बेचा जाता है या उसकी जो है व्यापार किया जाता है, उसकी ट्रेडिंग करी जाती है। दूसरी विशेषता यहाँ पे ये है कि यहाँ पर जैसे पूंजी स्टॉक परंपरागत समाज में तो बिल्कुल शून्य था, बिल्कुल अभाव था, यहाँ पर कुछ हद तक बचतें होती हैं और उन बचतों का निवेश भी होता है, लेकिन ये दोनों ही की मात्रा बहुत कम होती है। शुरुआत तो हो गई है सेविंग्स की और इन्वेस्टमेंट की, लेकिन जो हमारा नेशनल इनकम है या हमारा जीडीपी है उसका जो बहुत ही छोटा प्रतिशत होता है ये। और इसी कारण से हम इसको और विकास करने के लिए या इस प्रकार के स्टेज में देश का विकास करने के लिए हमें एक बाह्य सहायता की आवश्यकता पड़ती है, एक्सटर्नल फंडिंग से एक्सटर्नल एड की आवश्यकता पड़ती है। ये एक्सटर्नल एड्स कहाँ से मिलती है? दूसरे देशों से सहायता के रूप में प्राप्त हो सकती है ये, या फिर जो हमारे देश के श्रमिक हैं, हमारे देश की लेबर फोर्स है या वर्कर्स है, दूसरे देशों में जाकर कार्य करते हैं और वहाँ पर उनको जो आय प्राप्त हो रही है वो जब अपने देश में वापस भिजवाते हैं तो उसके कारण भी एक्सटर्नल फंडिंग प्राप्त हो जाती है। जैसे कि हमारे देश के जो श्रमिक हैं, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, वो कुछ देश से बाहर जाके सपोज़ यूएसए में जाकर काम करते हैं और अपने कार्य के लिए उनको धन मिलता है। वो धन किस फॉर्म में मिलेगा? डॉलर्स में मिलेगा, क्योंकि यूएसए की करेंसी क्या है? डॉलर है। तो जब वो पैसा वो कमा रहे हैं तो अपने पीछे जो यहाँ इंडिया में उनके घर वाले रहते हैं उनको वो उस पैसे का कुछ हिस्सा भेजते हैं। तो इस प्रकार से भी हमें जो है फॉरेन मनी प्राप्त होती है, फॉरेन करेंसी प्राप्त होती है। इस प्रकार की जो स्टेज होती है जहाँ पर उत्कर्ष की पूर्व स्थितियाँ होती है, इस एज को हम संक्रमण काल कह सकते हैं, जिसे इंग्लिश में ट्रांजिशनल एरा कहा जाता है। संक्रमण काल क्यों है? क्योंकि इस यहाँ पर जो है एक तरीके से ग्रोथ की शुरुआत हो गई है, एक तरीके से ग्रोथ इनिशिएट हुआ है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत बढ़ा है जिसके कारण से, और इससे जो है लंबे समय में हमें सतत वृद्धि या सस्टेन ग्रोथ की जो पूर्व स्थितियां हैं, जो प्री कंडीशंस हैं, उनका थोड़ा थोड़ा निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो उत्कर्ष के लिए जो भी पूर्व स्थितियां होती हैं या प्री कंडीशंस होती है टेक ऑफ के लिए, वो एक्चुअली 4 शक्तियों ने उनका प्रारंभ किया था। वो कौन कौन सी 4 शक्तियाँ हैं? पहली शक्ति है नव जागरण, जिसे कहा जाता है रेनेसा पीरियड। दूसरा है नव राजतंत्र, न्यू मोनार्की। तीसरा है नव जगत या न्यू वर्ल्ड, और चौथा हम कहते हैं नव धर्म तथा ईसाई आंदोलन, या जिसे कहा जाता है न्यू रिलीजन और दी रिफॉर्मेशन एरा। तो ये जो 4 शक्तियाँ थी या जो 4 इनकरेजमेंट थे या 4 बूस्टिंग फैक्टर्स थे जिनके कारण जो है उत्कर्ष की पूर्व स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। इन चारों शक्तियों ने सामंतवाद जो था उसका अंत किया। पहले हमें पता है कि सामंतवाद का सिस्टम था। सामंतवाद क्या होता है? जहाँ पर राजा और प्रजा का सिस्टम हो। तो इस प्रकार के जो सामंतवाद था उसका अंत किया। इसके अलावा एक मुख्य कार्य इन्होंने किया कि जो विश्वास के स्थान पर तर्क और संदेहवाद को जन्म दिया, एक लॉजिक को क्रिएट किया। पहले जहाँ पर जो राजा कहते उसी पर पूरी प्रजा विश्वास करती थी, उसके स्थान पर इन्होंने लॉजिक को जन्म दिया कि कोई भी कार्य जो है तर्क के आधार पर होना चाहिए।
और राष्ट्रों के इसी कारण से जो राष्ट्रों का उदय है उसको बढ़ावा मिला। साथ ही साथ साहसिकता की भावना पैदा हुई। साहसिकता यानी जिसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी की भावना पैदा हुई, जिससे कि और ज़्यादा बिजनेस प्रवृत्ति है या उसको बढ़ावा मिल सके। और इसके कारण से नई खोजें, नई इन्वेंशंस हो, नए आविष्कार हो। तो ये सारी चीज़ें जो है किसी भी देश की ग्रोथ के लिए, उसकी वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होती है। और सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि जो भी पूर्व स्थितियाँ होती है, जैसे जो भी प्री कंडीशंस है टेक ऑफ के लिए, वो एंडोजीनस नहीं होती या हमारे देश में ही जन्मी नहीं होती, दूसरे कारण से, बाह्य कारणों से भी उत्पन्न हो सकती है। बाह्य कारण कौन कौन से होते हैं कि अगर सपोज़ किसी दूसरे देश ने हमारे देश पर आक्रमण किया है तो उसके कारण से भी एक तरीके से एक रिवोल्ट की भावना उत्पन्न हो सकती है और ये भी एक पूर्व स्थितियों को क्रिएट कर सकता है। तो ये जो चारों शक्तियों के कारण एक नया काम ये हुआ कि जो वाणिज्यिक नगरों में है उसमें पूंजीवादी वर्ग का उत्थान हुआ। वाणिज्यिक नगर कौन से होते हैं? जो कमर्शियल सिटीज़ या जहाँ पर जो है वाणिज्य की भावना हो, ट्रेडिंग की भावना हो। और इस भावना के कारण जो है कैपिटलिस्टिक क्लास है, पूंजीवादी वर्ग है, उसका उत्थान हुआ। और अगर किसी भी देश के आर्थिक वृद्धि में जो पूंजीवादी वर्ग है उसका बहुत योगदान होता है, क्योंकि पूंजीवादी वर्ग ही वह वर्ग है जो कि बचतों का निवेश करता है, पूंजी का स्टॉक होता है उसको सही जगह पर लगाता है, उत्पादन बढ़ाता है और जिसके कारण देश का विकास होता है। रोस्टोव ने इसके लिए कहा है कि जो सतत उद्योगीकरण है उसके लिए पूर्व स्थितियां सामान्यतः 3 गैर औद्योगिक क्षेत्रों में आमूल परिवर्तनों की अपेक्षा रखता है। अर्थात सतत उद्योगीकरण के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की दिशा में जाने के लिए जो पूर्व स्थितियां हैं वो जो 3 गैर औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें अगर परिवर्तन होंगे तो देश में औद्योगिकरण की भावना बढ़ती है। अब वो गैर औद्योगिक या नॉन इंडस्ट्रियल एरियाज़ कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला एरिया है जो है सोशल ओवरहेड कैपिटल को क्रिएट करना। सोशल ओवरहेड कैपिटल जिसे हिंदी में कहा जाता है सामाजिक अपरिव्यय पूंजी। इससे क्या होगा और कहाँ पर क्रिएट करना है इसको? ट्रांसपोर्ट में, या हम कह सकते हैं परिवहन में। परिवहन में सोशल ओवरहेड कैपिटल अगर बनेगी, सामाजिक अपरिव्यय व्यय पूंजी क्रिएट होगी, तो उससे क्या होता है? बाज़ार की सीमा का विस्तार होगा। बाज़ार की सीमा का विस्तार कैसे होगा? अगर हमारे यहाँ पर परिवहन के अच्छे साधन हैं तो सपोज़ जो हमने यहाँ पर माल बनाया है, उत्पादन किया है, चाहे वो कृषिगत उत्पादन हो, चाहे वो औद्योगिक उत्पादन हो, उसको हम हमारे शहर से दूसरे देशों में या दूसरे शहरों में बेचा जा सकता है। तो इससे क्या हो रहा है? ट्रेडिंग में सहायता मिल रही है, व्यापार को बढ़ावा मिलता है, बाज़ार की सीमाओं का विस्तार होता है। दूसरी फ़ायदा इससे क्या हो, अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अच्छे हैं, जैसे कि सपोज़ हम देखें कि नॉर्थ इंडिया में गेहूं की खेती होती है, साउथ इंडिया में चावल की खेती ज़्यादा होती है। अब अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन और मीन्स अच्छे हैं, या हम कहें कि दार्जिलिंग में चाय की खेती होती है, वेस्ट बंगाल में जो चाय उगती है, तो ये नॉर्थ इंडिया तक कैसे पहुँचेगी? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अच्छे होंगे, परिवहन के साधन अच्छे होंगे, तो हमें जो हमारे देश के अलग अलग कोनों में जो चीज़ों का उत्पादन हो रहा है वो हम अपने शहर में, अपने स्टेट में ला सकते हैं। और जो हमारे स्टेट की विशेषता है, जिसका उत्पादन यहाँ अधिक होता है, उसको हम दूसरे स्टेट्स में पहुँचा सकते हैं। तो इसके कारण से क्या होगा? बाज़ार की सीमाओं का विस्तार होता है। तो इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, औद्योगिकरण के लिए परिवहन का एक बहुत ही अहम रोल होता है। और अगर परिवहन के साधन अच्छे हैं, वहाँ पर सोशल ओवरहेड कैपिटल क्रिएट हो रही है, तो उससे पूरे बाज़ार को फ़ायदा मिलता है।
दूसरा फ़ायदा क्या होगा इससे, जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका हम अच्छा उपयोग कर सकेंगे। अलग अलग स्टेट्स में या देश के अलग अलग जोन्स में अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। नॉर्थ में अलग मिलेंगे, साउथ में अलग मिलेंगे, तो उन सबको भी हम अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकेंगे, अच्छे से उनका इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे हमारी उत्पादकता बढ़ेगी। तो ये एक अहम योगदान देता है औद्योगिकरण को बढ़ाने में। दूसरा मेन है इसमें, अगर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन किस में? एग्रीकल्चर में, कृषि में अगर तकनीकी विस्तार होगा, प्रौद्योगिकी क्रांति आएगी, तो उसके कारण से क्या है, कृषिगत उत्पादन बढ़ेगा और वह उत्पादन हमें सस्ते दरों पर मिल सकता है। श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी, कृषि का उत्पादन बढ़ेगा और इसके कारण से क्या होगा, अगर कृषिगत उत्पादन ज़्यादा होगा तो जो भी हमारे देश की जनसंख्या है उसको खाद्यान्नों की हम पूर्ति कर सकेंगे। अगर वो अच्छे से उनको खाद्यान्नों की पूर्ति होगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, उनके खाने पीने में कोई कमी नहीं आएगी, तो इस सब कारणों से उनकी क्वालिटी भी बढ़ेगी, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। तो इसीलिए टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, ये दूसरा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। और तीसरा है हमारे जितने भी आयात हैं उनका विस्तार करना। आयातों से जब हम यहाँ बात करते हैं तो आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, एक तो आयात होता है और एक निर्यात होता है। आयात क्या होता है, हमारे देश में जो हमें बाहर से चीज़ें प्राप्त होती हैं वो तो होती है आयात, इम्पोर्ट्स। निर्यात मतलब जो हमारे देश से हम दूसरे देशों में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो बाहर बाउंड्रीज़ के बाहर जो सामान भेजा जाता है वो होता है निर्यात या फिर एक्सपोर्ट। तो जब हम इंपोर्ट्स की बात करते हैं तो इंपोर्ट दो तरीके की चीज़ें होती है, गुड्स को भी इंपोर्ट करते हैं हम, कैपिटल को भी इंपोर्ट करते हैं, पूंजी को भी इंपोर्ट करते हैं। गुड्स का इंपोर्ट का मतलब है हम जब बाहर से सामान मंगवाते हैं, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हों या कोई ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं अगर बाहर से हमारे देश में आ रहे हैं। साथ ही साथ पूंजी का आयात क्या होगा, जब हम दूसरे देशों से हमें पूंजी प्राप्त होती है। तो इन सब कारणों से भी क्या होगा कि हमारे देश में पूंजी में वृद्धि होगी और हम अपने देश में उत्पादन को जो है बढ़ा सकेंगे। हमारे देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर हमारे पास पूंजी होगी तो हम उनका अच्छा एक्सप्लॉयटेशन कर सकेंगे, उनको अच्छे से काम में ले सकेंगे और जिसके कारण से फिर हमारे देश का भी उत्पादन बढ़ेगा। तो इस प्रकार से रोस्टॉव ने कहा कि अगर देश में औद्योगिकरण करना है और जो उत्कर्ष की जो है पूर्व स्थितियां हैं उनको लेकर आना है तो हमें तीन बातों पर फोकस करना है। सबसे पहला है परिवहन पर फोकस करना है, उसको बढ़ावा देना है। दूसरा है जो कृषि है उसमें प्रौद्योगिकी क्रांति लानी है और तीसरा है हमारे जो आयात हैं उनको हमें बढ़ाना है, उनको एनकरेज करना है। अगर ये तीनों चीज़ें होती हैं तो हमारे देश में भी औद्योगिकरण आता है और जो टेक ऑफ के लिए या आर्थिक वृद्धि के लिए जो पूर्व अवस्थाएं चाहिए, प्री कंडीशंस चाहिए, वो पूरा लेआउट मिल जाता है। तीसरी स्टेज आती है इसमें उत्कर्ष की अवस्था, टेक ऑफ स्टेज। सबसे पहले कौन सी थी, परंपरागत सोसाइटी थी। परंपरागत सोसाइटी अगर हमारी हो जाती है उसके बाद में हम कंडीशंस जो है टेक ऑफ से पहले की अवस्था में आते हैं और टेक ऑफ की पहले की अवस्थाएं जब पूरी तरह से लेआउट हो जाती हैं तो फिर हमारा देश जो है उत्कर्ष की या टेक ऑफ अवस्था में आता है। टेक ऑफ अवस्था में का मतलब क्या है, रोस्टॉव के अनुसार जो टेक ऑफ होता है इट इज़ द ग्रेट वाटरशेड इन द लाइफ ऑफ अ सोसाइटी। अर्थात एक समाज के जीवन में जो उत्कर्ष होता है एक बड़ा जलाशय होता है, ये रोस्टॉव के शब्द हैं, जहाँ पर वृद्धि अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए। और साथ ही रोस्टॉव ने ये भी कहा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो नॉर्मली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से होता है, जो गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ती है। गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ने का मतलब है कि बहुत ही शीघ्रता से बढ़ती है।
टेक ऑफ स्टेज जो है वो उत्कर्ष एक औद्योगिक क्रांति है जो उत्पादन के साधनों पर आमूल परिवर्तनों से प्रत्यक्ष जुड़ी रहती है, जिनका समय की अपेक्षाकृत छोटी अवधि में अपना निर्णयात्मक परिणाम होता है। अर्थात कि उत्कर्ष की जो अवस्था है, टेक ऑफ अवस्था होती है, वो बेसिकली क्या है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, औद्योगिक क्रांति है। अगर हमारे देश में तीव्रता से औद्योगिकरण हो रहा है तो यही किसी देश की टेक ऑफ स्टेज कही जा सकती है, क्योंकि तीव्र औद्योगिकरण के कारण जो है देश में बहुत सारे रेडिकल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। किस में परिवर्तन होते हैं? उत्पादन के तरीके में भी परिवर्तन हो रहे हैं और कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उसमें भी परिवर्तन होते हैं, और इन सब का प्रभाव जो है पूरे देश पर पड़ता है। तो यही जो है एक देश का टेक ऑफ स्टेज होता है, क्योंकि अगर औद्योगिकरण अच्छी तरह से है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, तो उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ने के कारण जो देश है आर्थिक वृद्धि की ओर अग्रसर होता है। रोस्टोव ने कहा कि जो टेक ऑफ पीरियड होता है या उत्कर्ष की अवस्था होती है वो बहुत ही अल्पकालीन होता है, शॉर्ट पीरियड होता है, और इनका इन्होंने एक अंदाज़न पीरियड बताया कि सपोज़ 2 दशकों के लिए यानी 20 साल की अवधि तक होता है। अगर लगातार इस अवधि में कोई देश में इंडस्ट्रियल प्रोग्रेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है, तो फिर वो टेक ऑफ स्टेज पर पहुंच गया है, वहाँ पर आर्थिक वृद्धि को जो है एक बढ़ावा मिल गया है, इनिशिएशन हो गया है वहाँ पर। और इसके लिए रोस्टोव ने जो अपनी स्टडी करी उसके हिसाब से कुछ कंट्रीज़ का एग्जाम्पल भी दिया है, जहाँ पर टेक ऑफ स्टेज अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर हुआ है। ब्रिटेन का एग्जाम्पल दिया है, जहाँ पर क्योंकि ब्रिटेन ज़्यादा जल्दी डेवलप हुआ था तो वहाँ पर टेक ऑफ स्टेज भी जल्दी आया, और वो 1783 से 1802 तक चला, ये अप्रॉक्सीमेटली 20 साल की अवधि है। इसी तरीके से यूएसए में उसके बाद में आया क्रांति 1843 से 1860 के बीच में, ये भी लगभग 20 साल की अवधि, 2 दशकों की अवधि है। जापान में उससे थोड़ा सा और लेट आया 1878 से 1900, और अगर हम भारत और चाइना की बात करें तो इनमें लगभग समान तौर पर 1952 के बाद आया, क्योंकि इंडिया और चाइना जो है, इंडिया का भी इंडिपेंडेंस 1947 के बाद में जब आज़ाद हुआ देश, उसके बाद से जब यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई तब से यहाँ पर औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला है। तो इस प्रकार से प्रत्येक देश का औद्योगिकरण की स्थिति जो है या औद्योगिकरण का समय या टेक ऑफ स्टेज का समय अलग अलग रहता है, लेकिन लगभग 2 दशकों तक होता है ये। टेक ऑफ या फिर जो उत्कर्ष की अवस्थाएं हैं उसके लिए प्रमुख कंडीशंस क्या होती हैं, क्या क्या कारण होते हैं जिनके कारण जो है उत्कर्ष आता है। इसके लिए भी रोस्टोव ने इसके मुख्य 3 कंडीशंस या 3 शर्तें बताई है। सबसे पहली शर्त बताई है कि किसी भी देश में अगर वहाँ का जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो राष्ट्रीय आय के 10% से अधिक होना चाहिए, तब वहाँ पर औद्योगिकरण की स्थिति आती है। विशुद्ध निवेश है जो राष्ट्रीय आय के या फिर जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति है उसके 10% से अधिक निवेश होना चाहिए। ये पहली मुख्य शर्त रोस्टोव ने दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी प्रति व्यक्ति उत्पादन हो रहा है उसमें जो वृद्धि है वो जनसंख्या में वृद्धि से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर जनसंख्या में वृद्धि ज़्यादा होगी तो हमारा जितना भी उत्पादन है वो उस जनसंख्या को फीड करने में ही चला जाएगा, तो उससे देश के विकास में कोई सहायता नहीं मिलेगी। इसीलिए जितनी जनसंख्या में वृद्धि है उससे ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि हो, ताकि जो हमारे पास सरप्लस हो उसको हम एक्सपोर्ट कर सकें या उससे हम जो है और इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर आर्थिक वृद्धि में उसको कार्य में लिया जा सके। अगली मुख्य शर्त जो उन्होंने बोली वो है कि डेवलपमेंट ऑफ 1 और मोर लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इन द इकोनॉमी।
अर्थव्यवस्था में या तो एक या एक से अधिक जो है कुछ प्रमुख क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। ऐसे प्रमुख क्षेत्र होते हैं वो जो कि उस पूरे देश की आर्थिक वृद्धि को कंट्रोल करने या हैंडल करने में समर्थ होते हैं। और ये क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, ये इसके लिए भी इन्होंने 3 प्रकार के क्षेत्रों का इसमें नाम बताया है। सबसे पहला होता है प्राइमरी ग्रोथ सेक्टर, प्राथमिक वृद्धि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है, जो हमारा कृषि या कृषि से संबंधित क्षेत्र होते हैं। इन सब में अगर वृद्धि होगी तो वो पूरे देश की आर्थिक वृद्धि का एक इम्पॉर्टेंट ढांचा उसे प्रोवाइड करता है। और इसमें प्राथमिक वृद्धि क्षेत्र में वृद्धि कैसे होती है, अगर वहाँ पे नए नए इन्वेंशन किए जाएं, नए इनोवेशंस लाए जाएं, नए प्रवर्तन हो, नए साधनों से उत्पादन करने का जो अब तक साधन को जिनको एक्सप्लोर नहीं किया गया है, ऐसे संसाधनों को काम में लिया जाए, तो इसके कारण से जो है प्राथमिक जो क्षेत्र में वृद्धि होती है। इन्होंने एक उदाहरण दिया जैसे कि ब्रिटेन में जब टेक ऑफ स्टेज आया तो उसका मुख्य कारण क्या था कि वहाँ पर जो उनका सूती कपड़ा उद्योग था, कपड़ा उद्योग भी क्या है, प्राथमिक वृद्धि क्षेत्र में आता है। क्यों? क्योंकि कपड़े के लिए जो मुख्य रॉ मटेरियल है वो हमें कृषि से प्राप्त होता है। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ की वृद्धि हुई, कॉटन इंडस्ट्री में वहाँ पे बढ़ावा मिला, वहाँ उसकी वृद्धि हुई, इसके कारण से ब्रिटेन में जो है हम आर्थिक वृद्धि का प्रोसेस हुआ। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्षेत्र जो इन्होंने बताया है वो है सप्लीमेंट्री ग्रोथ सेक्टर, सहायक वृद्धि क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जो प्राथमिक वृद्धि क्षेत्र के सहायक हों। कौन कौन से होते हैं ऐसे क्षेत्र? सपोज़ हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो जो है अगर प्राइमरी ग्रोथ सेक्टर अगर हम बात करें, अगर रेलवेज़ हैं, हमारे देश की रेल है, व्यवस्था है, तो रेलवे का विकास करने के लिए हमारा अगर मुख्य क्षेत्र ये है, इसका हमें विकास करना है, तो इसका विकास तभी हो सकेगा जब इसके जो सहायक क्षेत्र हैं वो विकसित हों। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आयरन एंड स्टील, लोहा और इस्पात उद्योग, क्योंकि हमारे जो वेगन्स हैं या पटरियां हैं, ये सब बनाने के लिए हमें लोहा और इस्पात की आवश्यकता होती है। तो लोहा और इस्पात क्या हो गया, या जो कोयला है इसकी आवश्यकता होती है, ये हमारा सहायक वृद्धि क्षेत्र हो गया। तो प्राथमिक वृद्धि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हमें सहायक वृद्धि क्षेत्र को भी बढ़ाना पड़ता है, उसको भी ग्रो करना पड़ता है। और तीसरा क्षेत्र आता है डिराइव्ड ग्रोथ सेक्टर्स, व्युत्पन्न वृद्धि क्षेत्र, अर्थात ऐसे क्षेत्र जिसमें हम कह सकते हैं कि जहाँ पर जो है वृद्धि आय के या जनसंख्या के या औद्योगिक उत्पादन के अनुपात में होती है, उसके हिसाब से अगर वृद्धि होती है तो वो क्षेत्र क्या होते हैं? व्युत्पन्न वृद्धि क्षेत्र होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें कह सकते हैं कि अगर किसी देश में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है तो उसके अनुपात में खाद्यान्नों की भी वृद्धि करेंगे, क्योंकि हम बढ़ती जनसंख्या का जो नीड्स हैं उनको पूरा कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें खाद्यान्नों की भी वृद्धि करनी पड़ेगी। या जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो उसके अनुपात में जो है मकानों बनाने में भी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो ऐसे क्षेत्र जिनका सीधा संबंध जनसंख्या से होता है या आय से होता है और उनके हिसाब से जिनमें वृद्धि होती है, उनको हम कहते हैं डिराइव्ड ग्रोथ सेक्टर्स या व्युत्पन्न वृद्धि क्षेत्र, जो अपनी वृद्धि दूसरे क्षेत्रों पर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे क्षेत्रों से डिराइव करते हैं या दूसरे क्षेत्रों में वृद्धि के कारण इनमें वृद्धि उत्पन्न होती है। तो ये होते हैं डिराइव्ड ग्रोथ सेक्टर्स। तो इस तरीके से प्रमुख क्षेत्रों के विकास को मुख्यतः आर्थिक वृद्धि में बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है। और ये प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्राथमिक वृद्धि क्षेत्र, सहायक वृद्धि क्षेत्र, व्युत्पन्न वृद्धि क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों में विकास से हमें जो है आर्थिक वृद्धि प्राप्त होती है। जो प्रमुख क्षेत्र हैं हमारे, उनकी वृद्धि जो है मुख्यतः 4 बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहली है इसमें उत्पादनों की वास्तविक मांग में अवश्य वृद्धि हो।
जो भी उत्पादन है उसकी वास्तविक मांग में वृद्धि होनी चाहिए। उसके अलावा जो हम जिस तरीके से उत्पादन कर रहे हैं उसके अतिरिक्त एक नया उत्पादन फलन का विस्तार किया जाना चाहिए और ऐसे क्षेत्रों में क्षमता का विस्तार होना चाहिए जहाँ पर नया उत्पादन फलन प्रारंभ किया जा सके। उसके अलावा पूंजी का विकास होना चाहिए, निवेश अधिक किया जाना चाहिए और साथ ही साथ जो है जो हमारा उत्पादन है, जो हमारा कुल उत्पत्ति है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, अधिक उत्पादन किया जाना चाहिए। तो अगर ये सब कारण होते हैं तो इन सब कारणों से जो है हमारे प्रमुख क्षेत्र में वृद्धि होती है। इसके अलावा जो तीसरा मुख्य शर्त है टेक ऑफ की, उत्कर्ष की, वो होती है जो राजनैतिक, सामाजिक और सांस्थानिक या सांस्कृतिक ढांचे हैं उनका जो विस्तार का पाया जाना, जो विस्तार को काम में लाए। अर्थात ऐसे पॉलिटिकल, सोशल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क मौजूद होने चाहिए जिससे विस्तार किया जा सके। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारी छोटी छोटी बचतें होती है, छोटी छोटी सेविंग्स होती है, उनको मोबिलाइज़ करने वाला इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, उनको बचतों को वो काम में ला सके। तो मुख्यतः यह 3 शर्तें होती है किसी भी देश में जो टेक ऑफ स्टेज है उसको लाने के लिए या उसके लिए। अगर ये 3 शर्तें पाई जाती हैं तो उस देश में जो है टेक ऑफ स्टेज जल्दी आ जाता है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने 3 प्रकार के स्टेजेस को डिस्कस किया है। सबसे पहली अवस्था हमने देखी थी वो थी परंपरागत अवस्था, परंपरागत समाज, जहाँ पर सोसाइटी में क्या होता है, केवल और केवल कृषि की प्राथमिकता होती है और जो उत्पादन हो रहा है वो खुद के उपभोग में लाया जाता है, किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं होता, पूंजी का पूर्णतः अभाव होता है, श्रम मौजूद है लेकिन श्रम की उत्पादकता शून्य होती है। दूसरी स्टेज हमने देखी जो थी उत्कर्ष की पूर्व स्थितियों की अवस्था, प्री कंडीशंस, टेक ऑफ से पहले की स्टेज। ये स्टेज जो है टेक ऑफ के लिए तैयार करती है किसी भी देश को। इसमें हमने देखा कि एग्रीकल्चर होता है लेकिन एग्रीकल्चर का थोड़ा बहुत जो है मशीनीकरण होता है, उत्पादन थोड़ा ज़्यादा है, खुद के उपभोग के अलावा दूसरे बाहर जो है उसकी ट्रेडिंग या व्यापार भी किया जाता है। पूंजी में और निवेश में, बचतों में थोड़ी बहुत वृद्धि होती है। और इसके साथ हमने देखा कि जो प्री कंडीशंस हैं वो मुख्यतः किन कारणों के कारण आती है। अगर सबसे पहला तो जो परिवहन क्षेत्र है उसका विकास हो, कृषि में प्रौद्योगिकी क्रांति हो और आयातों का विस्तार हो, इन तीनों कारण से जो है उत्कर्ष की पूर्व स्थितियाँ बनती हैं। फिर हमने तीसरी स्टेज जो देखी वो है टेक ऑफ स्टेज, कि टेक ऑफ स्टेज या उत्कर्ष की अवस्था में क्या होता है। उत्कर्ष की अवस्था में भी अलग अलग देशों में उत्कर्ष की अवस्था अलग अलग समय पर आती है। जिस देश में नेट इन्वेस्टमेंट जो है या विशुद्ध निवेश ज़्यादा है, 10% से अधिक है, वहाँ जल्दी आ जाएगी, या जहाँ पर जो उत्पादन जनसंख्या में वृद्धि से ज़्यादा होता है वहाँ पर टेक ऑफ की ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है। दूसरी मुख्य कंडीशन है कि जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें एक या एक से अधिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का विकास करना चाहिए। और तीसरा कार्य ये करना चाहिए कि जो भी वहाँ पर हमारे सामाजिक या फिर संस्थागत ढांचा है उसका विकास करना चाहिए, जिससे जो है विस्तार को बढ़ाया जा सके। तो ये 3 कंडीशंस हमने देखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बची हुई 2 कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।